अध्याय 11 स्वर्ग को चुनौती देने वाले कौशल। संपादक डंग प्रो। बताओ, तुम क्या करने जा रहे हो? फो थान थोंग ने उसकी ओर देखा, बिना कुछ कहे उसे देखा और धीरे से कहा, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हें जाने देने पर विचार करूं। सच में, सोंग एन जियू ने जल्दी से सारी बातें कह दीं। बस इतना था कि उसने एक अवैध कार रेस में हिस्सा लिया था और अंत में 1 लाख जीत गई थी, लेकिन किसी और की बदनामी का शिकार हो गई और किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति ने उसे आमने सामने लड़ने के लिए कहा। 1 सेकंड बाद फू शेन शांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया, नहीं। सोंग एन जियू भड़क उठी, जवाब देने से पहले कम से कम इसके बारे में तो सोचो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इस पर विचार करोगे? यह मामला मेरी गलती नहीं है, यह कोई और था जिसने मुझे उकसाया। ठीक है, मैं तुमसे पूछती हूँ, अगर मैं तुमसे मिलने नहीं गई तो क्या होगा? यह बहुत शर्मनाक होगा, वह झिझकी। मैं भविष्य में उन लोगों से सारे संबंध तोड़ लूंगी, इसलिए यह धारणा सही नहीं है। किसने कहा कि मैं उन लोगों से सारे संबंध तोड़ लूंगी? तुमने कहा। यह कहने के बाद उसने सीधे उसकी छोटी कमर को गले लगा लिया। फो थान थोंग, मुझे जाने दो। याद रखो मैंने क्या कहा था, बस चलते रहो। अस्पष्ट सांस उसके कान के पास से गुजरी। तुम। टोंगेनजू ने उसे भयंकर रूप से घूरा, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। यह वास्तव में क्रोधित करने वाला था। फो थान फोंग ने उसके माथे के बीच को रगड़ा, उसका हाथ उसकी पीठ के पीछे रखा ताकि उसे सांस लेने में मदद मिल सके। क्या तुम थकी नहीं हो? क्या तुम सच में ऐसे ही जाना चाहती हो, थकी हुई? मैं कैसे थक न जाऊं? केवल शैतान ही जाना चाहता है। अगर तुम जाना नहीं चाहती, तो तुम खुद को मजबूर क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तैयार हूं? क्या तुम अच्छी तरह से आराम नहीं कर सकती? मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे जागने के बाद इस मामले का तुम पर कोई असर नहीं होगा। यह स्पष्ट था कि उसने उसे जाने नहीं दिया, लेकिन अब ऐसा क्यों हो गया कि वह खुद नहीं जाना चाहती थी और वह केवल दया के कारण उसे निर्णय लेने में मदद कर रहा था। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती, उतना ही वह परेशान होती। न केवल उसने पहली और दूसरी बार की गिनती नहीं की, बल्कि हर बार जब कोई आदमी कुछ शब्द कहता, तो वह स्थिति को पूरी तरह से उलट देता और लोगों को उस पर विश्वास करने से रोक देता। काले को सफेद में बदलने की उसकी क्षमता बहुत ही स्वर्ग विरोधी थी। क्या उसे स्वर्ग द्वारा उसे वश में करने के लिए नहीं भेजा गया था? अच्छा रहो, सो जाओ। शांत आवाज और उसकी पीठ के पीछे गर्म हाथ ने उसे धीरे धीरे शांत कर दिया, क्योंकि वह वास्तव में बहुत थक गई थी। एक बार बोझ हट जाने पर वह तुरंत सो जाती। सुबह फू शेन शांग नाश्ता बना रही थी। दरवाजे की घंटी बजी। आज बहुत शांति थी। दरवाजे के बाहर। पिताजी, आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? टोंगेन को अपने बेटे की आंखों के साथ एक डायनासोर की तरह दिखती है। वह उसका फायदा कैसे उठा सकता है? तुम बदबूदार बदमाश, चुप रहो। How did I know that your tendons were abnormal? Right. He really pulled out his tendons to bet with others to tease that monster, causing him to not be able to live in peace even though he was about to graduate. The whole school was gossiping that he was hungry and wanted to eat indiscriminately and admired the number one peerless flower girl, and he had lost all face. The number one peerless flower girl. I followed the converted version here. Originally the PHRASE, first strange girl, originally meant an especially beautiful, outstanding girl, but now it is understood in another sense, a girl who is especially different from others. In the story, it refers to the naughty, rebellious female lead. When Fu Shensheng opened the door,
The father and son were still arguing and had not yet ended. Xue Zhensuo was a little stunned when he saw Fu Shensheng wearing an apron with a bear print on it, but he quickly recovered his composure and pulled his child behind him. Mr. Fu, sorry to bother you so early. Today आज मैं इस बदबूदार बच्चे को अनकू से माफी मांगने लाया हूँ। पिताजी, अगर आप माफी मांगना चाहते हैं, तो माफी मांग ले। मैं उस राक्षस से माफी नहीं मांगूंगा। बैंग, टिएट चांसो ने उसे थप्पड़ मारा। टिएट हाओ ने अविश्वास में अपना चेहरा ढक लिया। उसके पिता ने उसे पहले कभी नहीं मारा था। धिक्कार है टोंग अनकू पर। आज इस लियांग जी ने फैसला किया है। अगर मैं तुम्हें नहीं मारता, तो मेरा नाम ताई हाओ नहीं होगा। कीटिंग लियांग जी यह लियांग शानबो और झू यिंग ताई की कहानी से उत्पन्न एक कहानी है, जिसके बाद में दो अर्थ हुए। एक है दोनों परिवारों के बच्चों के लिए सौभाग्य लाना, दूसरा दोनों के बीच दुश्मनी पैदा करना। बाहर शोर था। सोंग एन जू ने शोर सुना, अपनी चप्पल पहनी, अपनी बाहों में एक तकिया गले लगाया और एक अचंभे में बाहर चली गई। इस समय वह बिना मेकअप के नंगे चेहरे पर थी। एक गुलाबी फूलों वाली सूती नाइट गाउन पहने हुए थी जिसे फू शेन शांग ने बिस्तर के पास तैयार किया था। यह स्पष्ट था कि उसका दिमाग अभी भी साफ नहीं था। अगर उसे पीट पीट कर मार नहीं डाला जाता, तो वह नाइट गाउन नहीं पहनती। जू हाओ का चेहरा देखकर वह तुरंत शांत हो गई और पलक झपकते ही वह एक ऐसे चेहरे में बदल गई जो लापरवाह था और पीटा जाना चाहता था। ओह! क्या यह यंग मास्टर जू नहीं है? क्या गड़बड़ है? क्या कल की पिटाई पर्याप्त नहीं थी? अध्याय 12। आपको यह पसंद आया? संपादक डंगप्रो.टोंग को अचानक बाहर आते देख, उसे पजामा पहने और शर्माते हुए देखकर टिएट हाओ मूल रूप से उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन जब उसने उसे बोलने के लिए अपना मुंह खोलते सुना, तो एक फ्लैश में उसे सचमुच बिजली का झटका लगा। टोंग, तुम टोंग हो? यह असंभव है। उसकी आंखें खोलने के तरीके में अवश्य ही कुछ गड़बड़ है। उसके सामने खड़ी छोटी लड़की लिली की तरह प्यारी और पवित्र थी, बिल्कुल वैसी जैसी जिसे वह पसंद करता था। उसकी नज़र में वह वाकई एक देवी थी। गुड मॉर्निंग क्लासमेट एंजू। जू ज़ेनसू भी थोड़ा हैरान था। वह बदमाश, उसे तुरंत पता चल गया कि वह उससे झूठ बोल रहा था, और उसने यहाँ तक कहा कि वह डायनासोर की तरह बड़ा हुआ है। फू शेन शांग ने भौहें सिकोड़ी। उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया क्योंकि उसने सोंग एन जू को अपने पीछे धकेल दिया। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वापस सो जाओ। जब खाना बन जाएगा तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। मम्म, टोंग अनकू शर्म से पीछे हट गया। अगर वह इसे संभालना चाहता है, तो इसे उसके ऊपर छोड़ दें। आखिरकार वह ताई हाओ के साथ बकवास नहीं करना चाहती। अंकल, मुझे माफ कर दो। अंकल, यह सब मेरी गलती है। अंकल, मैं फिर से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। मैं भविष्य में सोंग एन जू के साथ जरूर अच्छा व्यवहार करूंगी। कृपया निश्चिंत रहें, अंकल। जू हाओ की नजरें सोंग एन जियू के शब्दों पर टिकी थी, लगभग यह कहते हुए, मैं जिम्मेदारी लूंगा। कृपया मुझे जिम्मेदारी लेने दो। जू ज़ेनसू को अपने बच्चे को देखकर यकीन नहीं हुआ। क्या इस बदमाश ने गलत दवा ले ली? फू शेन शांग को अचानक सोंग एन जियू के बदलाव पर थोड़ा अफसोस हुआ। पहले वह अकेली थी जो दूसरों के साथ खिलवाड़ करती थी, लेकिन अब उसके साथ दूसरे भी खिलवाड़ कर सकते हैं। अंत में फू शेन शांग ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। स्कूल ने ग्रेजुएशन समारोह के नाम पर सभी छात्रों के माता-पिता को आमंत्रित किया कि वे आएं और सोंग एन जियू द्वारा किसी को पीटने के बारे में बताने के लिए उपयुक्त अवसर खोजें।
जू जेनसू भी व्यक्तिगत रूप से सभी से माफी मांगने के लिए आगे आईं। हालांकि इसमें शामिल व्यक्ति सोंग एन जियो नहीं आई, क्योंकि वह कल रात सो नहीं पाई थी और आज सुबह कई बार परेशान हुई और अभी भी नींद पूरी कर रही थी। फू शेन शांग ने कहा कि अगर वह नहीं जाती तो कोई बात नहीं, वह स्कूल न जाने से भी खुश थी। उसने बस अपना फोन बंद कर दिया और तब तक सोती रही जब तक कि आकाश और धरती अंधेरा नहीं हो गया। जब वह जागी तो उसके लिए गर्म भोजन इंतजार कर रहा था। सोंग एनजू, जो पहले से ही बहुत डरी हुई थी, आखिरकार खुशी से खा गई। 2 कटोरे पर्याप्त नहीं थे। उसने एक और कटोरा उठाया, पूरी तरह से कानून की अनदेखी करते हुए कि किसी भी चीज के लिए विचारशील होना या तो देशद्रोही या चोर है। क्या आपका पेट भर गया है? फो थान थोंग ने बहुत समय पहले ही अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी थी। वह सोफे पर बैठकर किताब पढ़ रहा था। उसे देखकर आखिरकार रुका, अपना सिर उठाया और पूछा, पूरा हो गया? टोंग एन कू ने संतुष्ट होकर अपने पेट को छुआ। यह आदमी हर चीज में अच्छा नहीं है। कम से कम उसके हुनर तो खराब नहीं है। बैठो। सोंग एन जियो चौंक गया और उसने अपनी चॉपस्टिक फेंक दी। क्या तुम फिर से ऐसा कर रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो? फो थान फोंग ने अपने बगल में पड़े सोफे को थपथपाया। आओ यहाँ बैठो, थोड़ी बातें करते हैं। नहीं, सोंग आन ज्यू को सबसे ज्यादा नफरत इन 4 शब्दों से है। चलो थोड़ी बात करते हैं। WMEN टैन टैन, चलो थोड़ी बात करते हैं। वियतनामी में 6 शब्दों में अनुवादित। फो थान फोंग ने कोई हरकत नहीं की, सीधे पूछा, कल कैरियर संबंधी इच्छाओं के बारे में बात करने के लिए एक अभिभावक बैठक थी? हाँ, आपको इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उसकी इच्छाओं की बात आती थी तो उसके ग्रेड को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं थी। क्या तुम इसी तरह आगे बढ़ते रहोगी? 30 साल की उम्र तक हाई स्कूल में रहना और अंत में एक लड़के के साथ एक ही कक्षा में होना, क्या यह दिलचस्प है? सोंग एन ज्यू का मुंह फड़क उठा। यह वाकई जहरीला था। अगर तुम इसे दूर से नहीं कहते हो तो इसे पास से कहो। लियांग जियाजिया इस साल 12वीं कक्षा में प्रवेश करने वाली है। इस बारे में बात करने के लिए पुरानी कहानियां मत लाओ। इसके अलावा यह बहुत संभव है कि वह मेरी ही कक्षा में होगी। फो थान फोंग ने आगे कहा, तुम्हारा कोवा मुँह, बकवास मत करो। बस यह मानकर कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप अपनी गरिमा को त्याग सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। टोंग एन कू ने अपनी ठोड़ी उठाई और मुंह बनाया। आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? अगले साल मुझे यूनिवर्सिटी ए में प्रवेश परीक्षा पास करनी है। फो थान फोंग ने उसकी ओर देखा, हाथ में रखी किताब बंद की और बातचीत खत्म की। टोंग एन कू तुरंत उछल पड़ा। क्या? मुझे मार डालो। परीक्षा पास करना खत्म माना जाता था, लेकिन अभी भी यूनिवर्सिटी ए में? क्या मजाक है? जहां तक मुझे पता है, आपके पिछले परिणाम इतने बुरे नहीं थे। कम से कम जब आपने थिन कैन में प्रवेश परीक्षा दी थी, तो आपने खुद ही यह परीक्षा दी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपने प्रवेश परीक्षा दी थी, तो आपके बगल में बैठा व्यक्ति पूरे शहर में सबसे अच्छा था। टोंग एन कू ने सहजता से कहा, पूरे शहर में सबसे सही व्यक्ति आपका भतीजा है। उसे नकल करना सबसे ज्यादा नापसंद है, इसलिए कोई भी उसके टेस्ट पेपर नहीं देख सकता। यह संयोग नहीं हो सकता, है न? वो कहना ही आपका भतीजा है। सोंग एन कू की धड़कनें रुक गईं। उसकी आंखें उससे बच गईं। फो थान थोंग ने उसकी ओर देखा और उसका अध्ययन किया। क्या तुम्हें यह पसंद है? अध्याय 13। मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं हमेशा के लिए सो सकूं। संपादक डोंगप्रो, तुम बकवास कर रहे हो। जवाब पहले से ही उसके चेहरे पर लिखा हुआ था। फू शेन फेंग ने हंसते हुए कहा,
मुझे पहले समझ नहीं आया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं इसे समझा सकता हूँ। तुम उसकी वजह से शेंग जिन में दाखिल हुई? नहीं, तुम्हें खुद से काम करने की जरूरत नहीं है। वह इतनी बचकानी थी कि वह केवल इनकार करना जानती थी और यह भी नहीं जानती थी कि इसे कैसे छिपाया जाए। उसे शुरू में यह पसंद था और उसे नहीं लगा कि यह कोई शर्मनाक बात है, लेकिन फू शेन फेंग के सामने इसे स्वीकार करते हुए उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। फू शेन फेंग ने कुछ सोचा, क्या यह हो सकता है? सोंग एन जू की नसें तनावग्रस्त थीं। वह उसे गौर से देख रही थी। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि वह आगे कुछ चौंकाने वाला कहने वाला था। जिंगशी के छात्रावास के कमरे में हर दिन 9 गुलाब होते हैं। दोपहर के भोजन के लिए एक प्रेम भोजन होता है और अलग-अलग रंगों के 10 से अधिक स्कार्फ सभी तुम्हारे द्वारा बनाए जाते हैं। सोंग एन जू सिर से पांव तक डूब गई। वह बस हमेशा के लिए सो जाना चाहती थी और फिर कभी नहीं जागना चाहती थी। उसके पास लोगों को देखने के लिए कोई चेहरा नहीं था। एक पल बाद फू शेन फांग ने धीरे से कहा, भोली। सोंग एन जू भड़क गई। तुम भोली हो। तुम्हारा पूरा परिवार भोला है। तुम्हारे पूरे परिवार में फू जिंगशी भी शामिल है। तुम मौत तक रोना। दीवार खरोचो। उससे बहस नहीं की जा सकती। क्यों पसंद है? फू शेन फेंग ने दिलचस्पी से पूछा। इसका तुमसे क्या लेना देना है? तुम्हारे पति के नाते मैं पूछ रहा हूँ। तुम्हें जवाब न देने का अधिकार है। फू शेन फेंग की अभिव्यक्ति एक लोमड़ी की तरह थी, एक बिल्कुल चालाक बूढ़ी लोमड़ी। तो फू जिंगशी के दूसरे चाचा के रूप में तुम मेरे भतीजे को क्यों पसंद करते हो? शायद मैं तुम्हारे भाई के सामने कुछ उपयोगी शब्द कहने में तुम्हारी मदद कर सकूं। वाकई बेशर्म। यह स्पष्ट रूप से जानते हुए कि यह बिल्कुल असंभव है, कोई भी अपने सिर पर सींग नहीं लगा सकता, वह इतने नुकसान में था और फिर भी उसने कहा, मुझे बताओ। फू शेन फेंग ने अपनी ठुड्डी उठाई और मनाना जारी रखा। जाहिर है कि वह बहुत दिलचस्पी ले रही थी। सोंग एन जू ने अपना सिर घुमाया और उसे घुमाते हुए कहा, वह सुंदर है। मुझे पहली नजर में ही प्यार हो गया। फू शेन फेंग हंसी। बस ऐसे ही? कैसे कैसे? बस मुझे पहली नजर में ही प्यार हो जाए। क्या तुम सिर्फ एक मुलाकात के बाद वफादार नहीं हो सकती? इसके विपरीत, वह झूठ नहीं बोल रही थी। पहली बार जब उसने उसे परीक्षा स्थल पर देखा तो उसे उसकी याद आ गई थी। उससे दोबारा मिलने के बाद उसे और भी ज्यादा लगा कि किस्मत पतली नहीं थी। उसने पहले से तय लक्ष्य को हासिल कर लिया। हाँ, फिर क्या हुआ? फू शेन फेंग ने सिर हिलाया और पूछना जारी रखा। उसके बाद हम एक ही टेबल पर बैठे। वह क्लास का मॉनिटर था और मेरी अच्छी देखभाल करता था। आम तौर पर जब मैं कोई गलती करता तो वह मेरी रक्षा करता और मेरा बचाव करता। वह एक अच्छा इंसान है। फू जिंगशी का जिक्र करते समय सोंग एन जू के चेहरे पर शर्म और समझदारी के भाव दिखाई दिए। फू परिवार में एक भी अच्छा इंसान नहीं है। फुथान फोंग की आवाज अचानक ठंडी हो गई। टोंग एन कू के पास कोई विचार नहीं था, क्योंकि वह दूसरों को डांटता था, इसलिए वह खुद को डांटने में संकोच नहीं करता था। यह किस तरह की बुरी आदत थी? ये चीजें, तुम्हें भविष्य में इन्हें फिर से करने की अनुमति नहीं है। क्यों? मैं तुम्हें फिर से परेशान नहीं करूंगा। अब एक विवाहित महिला के रूप में अपनी स्थिति को मत भूलना। टोंग एन कू स्तब्ध थी, थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रही थी। मैंने नहीं सोचा था कि उसके साथ कैसा होगा। इसके बारे में कभी नहीं सोचा। वह मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं केवल उसके लिए अच्छी हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यदि आप मुझे उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने देंगे,
तो भविष्य में मैं उसकी दूसरी चाची बन जाऊंगी। एक बड़ी के रूप में मुझे उससे अच्छा प्यार करना चाहिए, फोथान फोंग ने धीरे से कहा। टोंग एन कू को लगा जैसे साफ आसमान से बिजली गिरी हो। दूसरी चाची, यह असली नहीं है। अध्याय 14। लोगों की आंखों में आंखें डालकर देखना असंभव बनाना। संपादक डुंगप्रो। एक बड़ा लड़कों का छात्रावास। एलिट। 9वीं बहन आज नहीं आ रही है। फोकाने ही अपने रूममेट टो मोक डोंग के बिस्तर पर लेटा हुआ पत्रिका पलट रहा था और दीवार पर लगी घड़ी को देख रहा था। दोपहर का समय हो चुका था। आम तौर पर इस समय वह लड़की हवा के झोंके की तरह भागती हुई अंदर आती थी। उसके पहनावे के कारण 2 साल तक नीचे के छात्रावास प्रबंधक को पता ही नहीं चला कि वह एक लड़की है। हर बार जब वह यहाँ आती थी तो यह आसान होता था। चू मोंग के सामने उसने दर्द से अपना बटुआ निकाला और पैसे गिनने लगी। लगता है आज मुझे खुद ही गुलाब खरीदने जाना पड़ेगा। इस शब्द मोंग का अर्थ है अज्ञानी, काला, मूर्ख। पर्दे के पीछे नहीं। सुमु यांग ने तिरस्कारपूर्वक अपनी मध्यमा उंगली उठाई। पूरे दिन 9वीं बहन ने छोटी बहन को फूल लाने के लिए बहकाने की कोशिश की, फिर भी तुम्हें कोई शर्म नहीं है? क्या यह शोषण का चक्र नहीं है? क्या जिंगशी ने पहले ही अपनी भावनाओं को स्वीकार नहीं कर लिया है? इसके अलावा कोई बात नहीं, तुम उसे पसंद नहीं करती हो, है न जिंगशी? फू जिंगशी स्टडी टेबल को साफ कर रहा था। उसकी हरकतें एक पल के लिए रुक गईं। उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था। पूछने के लिए फोन किया? शायद कुछ हुआ हो। हे जियाओ खाना खरीदने के लिए नीचे गया और वापस आकर उन्हें चर्चा करते हुए सुना और एक सुझाव दिया। जैसे ही झो मिंग ने खाना देखा, वह अपना हिस्सा लेने के लिए अधीरता से आगे बढ़ी। क्या आपको अभी भी पूछने की जरूरत है? आपने हार मान ली होगी। मैंने 2 साल तक जिंगशी का पीछा करने के लिए कड़ी मेहनत की और वह सहमत नहीं हुआ। यह सिर्फ इतना है कि वह सहमत हो गया। यह अजीब है। हाँ, इस तरह का व्यक्ति शुरू से अंत तक। फू जिंगशी की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसने बस हल्के से कहा, हम सिर्फ दोस्त हैं। वे तीनों रोना बंद नहीं कर सके और उसका इरादा उसे दोस्त के रूप में व्यवहार करने का नहीं था। हालांकि इस लड़की की शक्ल थोड़ी भद्दी थी और उसका स्वाद बेजोड़ था और उसका स्वभाव थोड़ा मूर्खतापूर्ण था, लेकिन उसकी ईमानदारी वर्णन से परे थी। वह भूख लगने पर खाना लाती, बारिश होने पर छाता, बीमार होने पर दवा। वह फू जिंगशी के प्रति वफादार थी और वह उन लड़कों के साथ भी खास तौर पर अच्छी थी जिनके साथ वे दोस्त थे। फू जिंगशी का पीछा करने वाली लड़कियां निश्चित रूप से अकेली नहीं थी। अकेले, बस आप अपेक्षाकृत विशेष हैं। वह न केवल विशेष रूप से वफादार है, बल्कि वह विशेष रूप से कुरूप भी है। हालांकि यह कहना थोड़ा निर्दयी है, लेकिन यह वास्तव में इतना बदसूरत है कि लोग इसे सीधे नहीं देख सकते। कोई आश्चर्य नहीं कि मेकअप इतना मोटा है। मुझे डर है कि मेकअप हटाने से केवल अधिक नुकसान होगा। स्कूल में, स्कूल के बाहर अगर एक भी सुंदरता नहीं है, तो कौन फो कैना हाय का पीछा करने की हिम्मत करेगा? केवल उसने ही 2 साल तक उस दिखावे का इस्तेमाल करने की हिम्मत की, जिससे यूनिवर्सिटी के पहले साल में अफवाहें फैल गईं कि फू जिंगक्सी से एक सीधा आदमी चिपका हुआ है। वह समलैंगिक, शायद इसलिए क्योंकि महिला लीड बहुत मजबूत थी और अक्सर लड़कों की तरह कपड़े पहनती थी, इसलिए उसे गलत समझा गया। फू जिंगक्सी की दिखावट, बुद्धिमत्ता और भगवान की तरह सुपर परफेक्ट व्यक्तित्व के साथ स्वर्ग के लिए उसे गंभीरता से लेना अनुचित होगा। फू जिंगक्सी को कई दिनों तक न देखने के कारण सोंग अंजू ठीक से खा या सो नहीं पा रही थी। पूरी तरह से एक बैंगन की तरह लग रही थी।
शायद एक बैंगन या कोई भी फल जिसे जमाया जाता है और फिर बाहर निकाला जाता है। पहले तो उस पर बर्फ की एक पतली परत होती है। जब उसे पिघलाया जाता है तो वह सिकुड़ जाता है। स्रोत: यह सब इसलिए क्योंकि एक विकृत व्यक्ति ने उसे घर पर बंद कर दिया और उसे जाने नहीं दिया, यह कहते हुए कि यह उसकी इच्छा शक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए है। उसे बहुत लंबे समय तक पाला गया था और अब घर पर पढ़ाई के लिए अनुकूल होने के लिए उसका पहला कदम इसे सीखना था। यह ओटाकू मेरे लिए एक घरेलू महिला है। यह शब्द उन लड़कियों को संदर्भित करता है जो घर पर रहना पसंद करती हैं, अपने कमरे में कहानियां पढ़ना, फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, ऑनलाइन। फोथानफोंग, मुझे मेरा फोन वापस दो। अगर जिंगशी आपसे संपर्क नहीं कर पाती है तो आप निश्चित रूप से चिंतित होंगे। सोंग एनज्यू उदास होकर फू शेन फैंग के बगल में सोफे पर लेट गया, इस हद तक फंस गया कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। फू शेन फैंग उन दस्तावेजों के ढेर को संसाधित कर रहा था जो उसके सहायक ने सुबह सुबह लाए थे। यह सुनकर उसने धीरे से कहा, आपको इतना संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मेरे सेल फोन पर फू जिंगशी का कोई कॉल नहीं था, केवल शेन हुआन का कॉल था। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम हर दिन उसे ढूंढने जाती हो। अगर तुम अचानक नहीं जाती तो वह तुमसे संपर्क कैसे नहीं कर सकता? मुझे डर है कि वह लंबे समय से परेशान है। काश तुम नहीं आती। सोंग एनज्यू को चाकू मारा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह उत्तेजित होकर खड़ी हो गई। तुम बकवास कर रही हो। बोलने के बाद उसने झिझकते हुए और सावधानी से पूछा, क्या जिंगशी ने तुमसे कुछ कहा? फू शेन फांग ने उसके चेहरे पर नजर डाली जो रोने वाला था, और थोड़ी देर बाद उसने जवाब दिया, नहीं। एक पल में उसने राहत की सांस ली, बुदबुदाते हुए, जिंगशी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। जब वह बात कर रही थी तो उसका सेल फोन अचानक बज उठा। वह रिंगटोन थी। जिंगशी का फोन। बोलने के बाद वह फू शेन फांग की जेब से फोन निकालने के लिए चली गई। अध्याय 15। मुझे तलाक चाहिए। संपादक डोंगप्रो। फू शेनफेंग ने उसे 2-3 बार अपनी गोद में बिठाया। हाँ, मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ। स्पीकरफोन चालू करो। सोंग अंजू सहमत होती रही, बस जल्दी से फोन का जवाब देना चाहती थी। फू शेनफेंग ने 2 बार दबाया, उसे फोन थमा दिया। अरे जिंगक्सी! फोन पर उसकी खुश आवाज सुनकर फू जिंगक्सी का दिल जो हवा में था उछल पड़ा और फिर अपनी मूल जगह पर लौट आया। क्या हुआ? गर्म आवाज ने सोंग अंजू को लगभग रोने पर मजबूर कर दिया। पिछले कुछ दिनों में उसके साथ बेहद क्रूरता से पेश आया गया था। अचानक एक बड़ी घटना घटी जिससे उसे समझ में नहीं आया कि क्या करना है। हालांकि वह वास्तव में उससे कबूल करना चाहती थी, लेकिन सिर्फ यह सोचकर कि अगर उसने सच बताया तो फू जिंगक्सी को अपनी दूसरी चाची को फोन करना पड़ेगा। वह अपना मुंह नहीं खोल सकी। उसकी मूल इच्छा उन लोगों को भड़काना था और वह फू जिंगक्सी को नाराज नहीं करना चाहती थी। अगर उसे पता चलता कि उसने एक अजनबी से इतनी बेरुखी से शादी की है और वह व्यक्ति उसका दूसरा चाचा है, तो वह अपने बारे में क्या सोचता? कुछ हुआ था, लेकिन अब यह सुलझ गया है। उसने दृढ़ता से अपना बचाव करते हुए कहा, यह अच्छी बात है। चलो आज रात हम साथ में खाना खाएंगे। वो काने ही मिलने और विस्तार से पूछने के लिए तैयार होना चाहता था। यह सुनकर फोथान फोंग ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। उसने कभी नहीं सुना था कि फो काने ही किसी लड़की को साथ में डिनर पर आमंत्रित करने की पहल करे। इसके अलावा उसे यह भी नहीं पता चला कि वह कोमल आवाज निश्चित रूप से नकली नहीं थी। इस तरफ उसकी छोटी पत्नी लिली की तरह मुस्कुरा रही थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आह, क्या गड़बड़ है? फोन के दूसरी तरफ से आवाज ने पूछा। सोंग एनज्यू का शरीर कांप उठा, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया।
उसने उस व्यक्ति का हाथ बाहर निकाला जो किसी समय चुपके से उसके कपड़ों के नीचे घुस गया था। उसने उसे नाराजगी से देखा, लेकिन उसकी चेतावनी भरी नजर को न देखने का नाटक करने का कोई तरीका नहीं था। सबसे ज्यादा डर था कि फू जिंगशी को पता चल जाएगा। अंत में उसने फिर भी अपनी आवाज को स्थिर करने की कोशिश की और जवाब दिया, कुछ नहीं है। मुझे अचानक याद आया कि मुझे आज रात कुछ काम है, मैं नहीं जा सकती। कहने की जरूरत नहीं है। वह आवाज किसी अंतिम संस्कार की तरह थी। कोई बात नहीं, अगली बार। फो कहना ही को कुछ हद तक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह यह नहीं बता पाई कि क्या गड़बड़ है। ठीक है, अलविदा। फोन रखते हुए टोंग एन कू का चेहरा काला पड़ गया। क्या तुम संतुष्ट हो? अपने पति के सामने तुम दूसरे आदमी के साथ डेट पर जाने के लिए राजी हो गई। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत समझदार हो? फो थान फोंग की आवाज टूटी बर्फ की तरह ठंडी थी। तुम। उसने ऐसी भयानक बातें सिर्फ इसलिए क्यों कही क्योंकि हम सिर्फ एक दोस्त से मिल रहे थे। चाहे कुछ भी हो, तुम हमेशा सही होते हो। टोंग एन कू को यकीन नहीं हुआ और वह जोर से चिल्लाया, यह सच है। सच तो यह है कि तुमने मुझे बंद कर दिया है। आप मुझे अपने दोस्तों को क्यों नहीं देखते हैं? आपको मुझे बाहरी दुनिया से संपर्क करने से मना करने के लिए क्या सही है? मैं एक तलाक चाहता हूँ। मैं इसे फिर से कहूँगा। अंत में पता चला कि इस दुनिया में यह लड़का लियांग जिया की तुलना में कुछ समय अधिक घृणित है। अभी वह 1 मिनट के लिए भी उसके साथ नहीं रहना चाहती है। मैं बस जाना चाहती हूँ, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। कहावत है कि मुसीबत मुंह से निकलती है, लेकिन आजादी के लिए सब कुछ फेंका जा सकता है। तुम कोशिश कर सकते हो। फोथान फोंग, मुझे तुम्हारी पूंछ पकड़ने न देना सबसे अच्छा है। वह यह भी नहीं मानती कि उसमें कोई खामी नहीं है, या उसे पीटने के लिए उसे धोखा देना पहले ही घरेलू हिंसा कह दी गई है। नहीं नहीं, यह बहुत भयंकर है। फिर कहो कि उसकी बाहर मालकिन है। सही। यदि आप मालकिन को पकड़ नहीं पाते हैं, तो भी आप पकड़ने के लिए एक मालकिन बनाना चाहते हैं। ऐसा सोचते ही टोंग एन कू को तुरंत प्रेरणा मिल गई। अध्याय 16, अदृश्य टचिंग। उसने पाया कि बिस्तर के सिर पर एक प्रकाश था। रात के बीच में काम करना चाहता था, वह काम पर क्यों नहीं गया, और वह जानबूझकर घर पर क्यों रहा, खुद को परेशान करते हुए। टोंग एन कू ने उत्सुकता से और चुपचाप अपनी आंखें उठाईं और फोथान फोंग के हाथ में जो चीज थी उसे देखा। बोर्ड पर नजर डाली। बोर्ड पर अस्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली संख्याएं थीं। 7, 8, 22, 3, 0, 0। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये संख्याएं किसी तरह से अवर्णनीय रूप से परिचित हैं? ओह! उसने सोचा, क्या यह उसकी हाई स्कूल ग्रेजुएशन परीक्षा परिणाम नहीं है? देखा फू शेनफेंग एक पृष्ठ को फ्लिप करता है, और उसकी आंखों को पकड़ा गया था जो प्रत्येक सेमेस्टर के लिए उसके दस्तावेजों को पकड़ा गया था। सभी प्रकार के बुरे अपराध थे। बेबी, आपने पर्याप्त बुरी चीजें की हैं, और अभी भी वह असफल नहीं हुए हैं। आप काफी सक्षम हैं। एक जो नहीं जानता था कि जब उसने उसे जागने की खोज की, तो मुस्कुराते हुए जैसे कि वह मुस्कुरा नहीं रहा था, उसे देख रहा था। इस समय उसके पास अब उससे बहस करने की ऊर्जा नहीं थी। वह उसके हाथ में मौजूद चीज से पूरी तरह हिल गई थी। वह पीछे मुड़कर खड़ी होना चाहती थी, लेकिन वह चिंतित थी और देखने के लिए पास गई। 2. ऊर्जा। किसी काम को करने में लगने वाला प्रयास और समय, आमतौर पर बहुत ज्यादा। फू शेन फांग ने हल्के से मुस्कुराहट के साथ कहा, और इसे छिपाया नहीं। उसने उसे धीरे धीरे दस्तावेज दिखाने का अवसर लिया। वे दस्तावेज इतने पूरे थे कि दूसरों को आह भरनी पड़ी। ऐसी कई चीजें थी जो उसे भी याद नहीं थी।
उदाहरण के लिए, प्राथमिक विद्यालय के तीसरे वर्ष में उसने किसी चीज या अन्य की संरचना का अध्ययन करने के लिए किसी और की पैंट उतार दी। प्राथमिक विद्यालय की छठी कक्षा में उसने एक सुंदर लड़के को बहकाया और उसे अनदेखा कर दिया। बाद में उस लड़के ने स्कूल की सबसे ऊपरी मंजिल पर बैठकर जोर से आत्महत्या कर ली। पूरे स्कूल को इसके बारे में पता था। पहली बार जब उसने शिक्षक को छेड़ा जो अभी अभी अभ्यास करने आया था, तो उसने जीवित लोगों को डराकर भाग जाने के लिए मजबूर कर दिया। जब वह जूनियर हाई स्कूल में थी, तब उसने लगातार 8 बार अपना डेस्कमेट बदला, जब तक कि फू जिंगक्सी उसके बगल में नहीं बैठ गया। वह शांति से रहती थी। अन्य चीजें लड़ाई झगड़ा, दौड़ भाग, स्कूल छोड़ना और यादृच्छिक प्रेम संबंध नहीं थी। वह वास्तव में किसी विषय में फेल नहीं हुई थी। फू शेनफेंग का चेहरा सोच में चुप था। जूनियर हाई स्कूल से अब तक के दस्तावेजों को देख रहा था। हालांकि वह खुलकर कह रही थी कि उसे और फू जिंगक्सी को पहली नजर में प्यार हो गया था, लेकिन वह वास्तव में उसे केवल एक भाई के रूप में मानती थी। सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने का इरादा नहीं रखती थी, अन्यथा वह एक-एक करके बॉयफ्रेंड बदल लेती। लेकिन अगर उसने पहली बार फू जिंगशी को परीक्षा के बीच में देखा था, तो वह और फू जिंगशी स्कूल में संयोग से मिले होंगे और अचानक हाई स्कूल में कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने के पीछे कोई और कारण होगा। इस समय सोंग अंजू अधिक से अधिक आश्चर्यचकित दिख रही थी, कल्पना करने में असमर्थ। आपको ये चीजें कैसे मिलीं? आपको यह स्पष्ट रूप से जानने की आवश्यकता नहीं है। इसका मुझसे कुछ लेना देना है। मैं क्यों नहीं जान सकता? आपने मेरी जांच कैसे की? हालांकि सोंग एंजू ने कहा कि वह संतुष्ट नहीं थी, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी साफ दिखाई दे रही थी। वह शुरू में बेहद नाराज थी कि उसके निजी मामले इस तरह दूसरों के सामने उजागर हो गए, लेकिन जब उसने पीछे की ओर देखा, तो उसने एक हस्तलिखित विश्लेषण योजना देखी, जो स्पष्ट रूप से फू शेन फैंग द्वारा लिखी गई थी। हालांकि उसने विवाह प्रमाण पत्र बनाते समय ही उसकी लिखावट देखी थी, उसकी मजबूत, शक्तिशाली लिखावट और वह आभा कागज पर प्रतिबिंबित होती दिख रही थी। उसने उसे एक नज़र में पहचान लिया। वह इतनी बूढ़ी थी, लेकिन किसी ने कभी भी उसके मामलों पर इस तरह ध्यान नहीं दिया था, यहाँ तक कि उसके शैक्षणिक परिणामों और उसकी बनाई गई योजनाओं, उसकी भविष्य की योजनाओं पर भी। अब तक उसे अभी भी वह वर्ष स्पष्ट रूप से याद है। उसने प्रवेश नोटिस को ध्यान से पकड़ा और मूर्खतापूर्ण तरीके से वयस्कों से प्रोत्साहन के एक शब्द की प्रतीक्षा की, लेकिन अंत में उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि उसे सभी ने नीचा नहीं देखा। अध्याय 17। वह दिन। संपादक डोंग थाट कांग टू एन कू की माचू तिन्हदी की कई पीढ़ियों की विद्वान वंशावली है। सालों पहले अपने पिता के अंतिम संस्कार में उसने गुयेन क्वान की मां के लिए अकेले देखभाल करने के लिए इतनी बड़ी संपत्ति छोड़ी और अपनी पूरी आत्मा अपनी बेटी चू तिन्हदी में लगा दी। टोंग हंग कोक से शादी करने से पहले चू तिन्हदी का एक बचपन का प्रेमी था जिसका नाम लोंग डोंग था। अपने परिवार की खराब परिस्थितियों के कारण वह हमेशा व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के अवसरों का लाभ उठाती थी। गुयेन क्वान उसे पसंद नहीं करता था। गुयेन क्वान के सख्त विरोध के चलते चू तिन्हदी को आखिरकार अपनी मां द्वारा चुनी गई महिला से शादी करनी पड़ी। टोंग हंग कोक एक गर्वित और महान व्यक्ति, महान आदर्शवादी व्यक्ति, शादी के बाद उसका जीवन कल्पना से परे था। कंपनी के शेयर पर असर पड़ने की झिझक के कारण मां ने फिर भी खुद को संयमित रखा, क्योंकि तब अंजू थी। साथ ही हर साल सोंग जिंगो कंपनी की विदेशी शाखा में जाती थी। झो जिंगदी भी बाहर काम करती थी। उन दोनों के बीच संबंध थोड़े ढीले पड़ गए थे। जब तक अंजू सिर्फ 3 साल की थी, झो जिंगदी और लियांग डोंग चुपके से प्यार में पड़ गए और इस तथ्य को छिपाया कि उन्होंने चुपके से बाहर एक बेटी को जन्म दिया,
जिसे सभी ने खोज लिया, संघर्ष और भी तीव्र हो गया। गुयेन क्वान उदास चेहरे के साथ टोंग परिवार से माफी मांगने गया। उसने कसम खाई कि वह चू तिन्ह दी और लुओंग डोंग को और कोई नाजायज बच्चा नहीं होने देगा, और कई अच्छी बातें भी कही। तभी वे शोरगुल वाले तलाक की स्थिति में नहीं पहुंचे। उसके बाद हालांकि चू तिन्ह दी को टोंग परिवार ने बंद कर दिया था, लेकिन महिला का दिल लुओंग डोंग के साथ था। एक तो अपनी जीवन भर की खुशियों को नष्ट करके एक ऐसी बेटी को जन्म देना जो उसके पति के पास हो या न हो, और दूसरा एक ऐसे आदमी से बेटी को जन्म देना जिससे वह प्यार करती है और जिससे वह मिल नहीं सकती, और उसके रिश्तेदार एक नज़र में ही बता सकते हैं। तब से सोंग शिंगुओ भी खुलेआम बाहर की महिलाओं की तलाश करने लगा, और कभी-कभी झो जिंगड़ी को भड़काने के लिए वह खुलेआम उन्हें रात बिताने के लिए घर ले आता। झो जिंगड़ी ने बहुत पहले ही सोंग शिंगुओ पर उम्मीद छोड़ दी थी और उसकी बात अनसुनी कर दी थी। एक बार छोटी अनलो ने अपनी माँ की रक्षा करने के लिए उस महिला को चिढ़ाया और सोंग जिंगुओ ने उसे बेरहमी से पीटा। उस समय झो जिंगदी का दिल सुंदर लियांग डोंग के साथ अपने वन नाइट स्टैंड की यादों से भरा हुआ था। उसने केवल यही सोचा कि अनजू शरारती थी और उसके लिए मुसीबत लेकर आई थी। गुस्से में कुछ कहने के अलावा उसने कभी उसकी रक्षा नहीं की थी। यह स्थिति तब तक जारी रही जब तक कि अनजू 10 साल की नहीं हो गई। उस वर्ष लियांग डोंग गंभीर रूप से बीमार था और उसकी जान खतरे में थी। उसे लगभग बचाया नहीं जा सका। उस वजह से झो जिंगदी की मातृ भावनाएं खुल गईं। उसने गुयेन क्वान की अवज्ञा करने का साहस जुटाया और सभी परिणामों के बावजूद सोंग जिंगुओ को तलाक दे दिया और लियांग डोंग के साथ महिला के पास लौट आई। उस समय यह शोर बहुत भयावह था। फोकैंग हाई के एंस जो कभी-कभी उसे अपने दिल की याद दिलाता है, शायद यह और भी अधिक शोर हो जाता है। उसकी बेटी उसकी नहीं थी। अगर वह उसे अच्छी तरह से सिखाती थी तो वह कुछ भी नहीं कहती थी। वह बाजार प्रबंधन बोर्ड का सदस्य है। सबसे पहले बाहर की महिला, फिर वह अजनबी लड़की। उसके चेहरे का रंग भी जल्दी ही उड़ गया। शादी करना बहुत मुश्किल था और एक मोटे बेटे को जन्म देने के बाद उसने सब कुछ व्यवस्थित करने और एक नया जीवन शुरू करने का दृढ़ संकल्प किया। सोंग जिंगुओ की योजना जानने के बाद झो जिंगदी ने स्वाभाविक रूप से मना कर दिया। वह किसी भी कीमत पर अपनी मनचाही जिंदगी बदलने में संकोच नहीं करेगी। वह इस जटिल स्थिति को कैसे स्वीकार कर सकती थी और लियांग डोंग के लिए चीजों को मुश्किल बना सकती थी। लेकिन एक दिन फू शेन फांग प्रकट हुआ और वह एनजू के जैविक माता पिता, सौतेली माँ, सौतेले पिता, छोटे भाई और बहन थे। उस दिन सभी लोग एनजू के स्वामित्व के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। अध्याय 18 स्वामित्व। संपादक तांग क्यू गोंगजी। उस दिन सोंग जिंगुओ अपनी उपपत्नी को दरवाजे पर लाया। झो जिंगड़ी गुस्से में था और उसने सोंग अंजियो को 1 दर्जन से अधिक कॉल किए जो तुरंत वापस आने के लिए बाहर दौड़ रहा था। उस समय अंजियो परेशान थी। दौड़ते समय उसने गलती से अपनी कार पलट दी। सौभाग्य से उसकी प्रतिक्रिया त्वरित थी, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने शेन हुआन के डरने की परवाह नहीं की और उसे अस्पताल ले जाना चाहती थी। मौके पर स्तब्ध होकर उसे सड़क के बाहर मोटरसाइकिल पर खींच लिया, फिर सीधे लियांग डोंग के निवास पर ले गई। उसके पीछे घर की नौकरानी ने उसे कपड़े बदलने की सलाह देने के लिए डर से लापरवाही से चिल्लाया। बस इस तरह धूल से लथपथ वह सीधे अंदर चली गई। जैसी कि उम्मीद थी, जैसे ही वह अंदर आया, टोंग हंग क्वोक ने एक चाय का प्याला नीचे पटक दिया। देखो तुम कैसे दिख रहे हो। सोंग शिंगगुओ ने उसे चाय के प्याले से बचने के लिए संघर्ष करते देखा। फर्श पर उसके टूटने की आवाज सुनकर
वह और भी क्रोधित हो गया। एनजीओ ने बिना किसी ध्यान दिए उसकी ओर देखा। झो जिंगड़ी ने देखा कि वह समय रहते इससे बच नहीं सकती थी और लियांग जियाजिया किसी को परेशानी में देखकर खुश थी। इसके अलावा उसकी अभिव्यक्ति जो लियांग डोंग को उसकी सौतेली माँ फेंगरू से अलग नहीं कर सकती थी। आज की स्थिति में एक अनुयायी के रूप में लियांग जियाजिया को यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन वह बहुत चिंतित थी कि झो जिंगड़ी अस्थायी रूप से नरम हो जाएगी और सोंग अंजू की हिरासत को स्वीकार कर लेगी। रोने में अच्छी है। उसने छिपने का समय बढ़ा दिया और वापस नहीं जाना चाहती थी। वह खुद इसकी जांच करना चाहती थी। संक्षेप में, वह निश्चित रूप से उसे लियांग परिवार के दरवाजे में प्रवेश नहीं करने दे सकती थी। वह उसका घर था। एनजीओ ने लापरवाही से एक कुर्सी खींची और बैठ गई। आज तुम सीधी हो, बकवास मत करो। अगर तुम मुझे वापस बुलाओ तो सीधे कहो। लानत है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम किससे बात कर रही हो? अगर उसके हाथ में अभी भी चाय का प्याला होता तो सोंग शिंगगो उसे फिर से फेंक देता। झो जिंगई, देखो, यह तुम्हारी अच्छी बेटी है जिसे तुमने जन्म दिया है। संक्षेप में, मैं उसे नहीं सिखा सकता। अगर वह आज्ञाकारी होती तो ठीक है, लेकिन उसकी शक्ल सूरत देखो। अगर तुम मेहनत करते तो वह ऐसी नहीं होती। तलाक के दौरान अदालत ने पहले ही फैसला सुनाया था कि एनजीओ तुम्हारी है। अब जब वह शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं तो तुम मुझ पर मुसीबत थोपने के लिए स्वतंत्र हो। तुम्हें वास्तव में उस पर शक है। मैं तुम्हें बता दूं, यह असंभव है। साथ ही, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैंने एक अच्छी बेटी को जन्म दिया? क्या वह तुम्हारी बेटी नहीं है? सोंग शिंगगो ने लियांग डोंग की ओर देखा, एक शातिर मुस्कान प्रकट करते हुए। कौन जानता है कि वह मेरी बेटी है या नहीं? सोंग शिंगगो, इतना घमंडी मत बनो। ऐसे कई पिता हैं जिनका अपनी बेटियों से कुछ लेना देना है। अंत में, वह किसकी बेटी है तुम उसके चेहरे को देखकर बता सकते हो। उसका पूर्व पति अपनी रखैल को उसके दरवाजे पर ले आया और उसके पति और बेटी के सामने उसे अपमानित किया। झो जिंगई अपनी कुलीन और सुंदर उपस्थिति को बनाए रखने में पूरी तरह से असमर्थ थी। उसने लापरवाही से बोलना भी शुरू कर दिया। तुम्हें मुझ पर गंदा पानी डालना बंद कर देना चाहिए। अगर तुम नहीं चाहती कि लोग जानें, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम अच्छे काम करती हो। क्या तुम्हें डर है कि लोग क्या कहेंगे? सोंग शिंगगो को आम तौर पर विद्वान, पुराने समाज में उच्च वर्ग का विद्वान व्यक्ति माना जाता था, लेकिन जब वह झो जिंगड़ी से मिला जिसने उसे पाला था, तो वह पूरी तरह से भूल गया। तुम। झो जिंगड़ी ने नियंत्रण खो दिया और कुछ कहना चाहता था, लेकिन लियांग डोंग ने उसे खींच लिया। सोंग शिंगगो के सामान्य शब्दों पर कोई ध्यान न देते हुए लियांग डोंग ने शांति से और धीरे से कहा, सब चुप हो जाओ। आज हम समस्या का समाधान करने आए हैं। लियांग डोंग अब पहले जैसा नहीं रहा और वह थोड़ी चिंता के साथ बोला, तो तुम क्या कहते हो? चू तिन्हदी ने ऊब कर पूछा, क्यों न हम अनकू की राय पूछे और पूछे कि वह किसे चाहता है। लियांग डोंग एक दोस्ताना सुझाव दे रहा था। थोड़ी देर के लिए सभी की निगाहें सोंग एनजीओ पर टिकी थी, लेकिन लियांग जियाजिया ने घबराकर अपनी पीठ सीधी की और उसे चेतावनी भरे चेहरे से घूरा। उसे डर था कि वह कह देगी कि उसे झो जिंग दी चाहिए। अध्याय 19, अगर नहीं तो मेरे साथ आओ। संपादक डोंग थाट कांग टू एनकू ने अपनी ठोड़ी उठाई। आधे दिन तक उनकी बहस सुनते हुए आखिरकार उसे समझ में आ गया कि क्या चल रहा था। क्या दोनों पक्ष उसे नहीं चाहते थे? विपरीत दिशा में बैठे लोगों की ओर देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति की आंखें अंतहीन चिंता से भरी हुई थी। तो अब क्या? चुनाव करने की शक्ति उसके हाथ में है। क्या यह सच है कि उसका मतलब यह था कि कोई भी उसे नरक में खींच सकता है?
जीवन और मृत्यु की शक्ति को अपने हाथों में थामे रखने का एहसास वाकई आनंददायक है। बस इतना ही काफी नहीं है। सिर्फ एक को घसीटना ही काफी नहीं है। क्यों न हम एक एक करके बहस करें? एंड्रयू ने धीरे से जवाब दिया और सभी ने उसका विरोध किया। फिर अंतहीन बहस का एक और दौर शुरू हुआ। एंड्रयू, ऐसा नहीं है कि माँ तुम्हें नहीं चाहती। अगर तुम अपने पिता का अनुसरण करोगी तो तुम्हारा जीवन बेहतर होगा। माँ तुम्हारे भले के लिए ऐसा कर रही है। यह औरत दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए अंधी और गूंगी बनने का नाटक करना बंद करो। लियांग डोंग पहले से ही अवैध धन से अमीर है, इतना पैसा कमा रहा है, क्या वह अपना पेट भी नहीं भर सकता? सोंग जिंगो, तुम अभी भी बेशर्म हो। पहले तो तुम एंड्रयू की कस्टडी के लिए मुझसे लड़ना चाहती थी। बंद करो। तुम्हें लगता है कि मैं यह चाहती हूँ? यह तुम नहीं हो मादरचोद, मजबूर कर रहे हो। एंड्रयू के चेहरे पर अभी भी एक कोमल मुस्कान थी। उन्हें बहस करते हुए देख रही थी। वह सुन नहीं पा रही थी कि वे किस बारे में बहस कर रहे थे। वह बस इतना जानती थी। हर शब्द और हर वाक्य में वे खुद को अलग करने के लिए अपनी सारी ताकत लगाने की कोशिश कर रहे थे। वह और बाहरी दुनिया एक वाक्य चाकू की तरह है, उसे काटने से उसे कुछ परेशानी से बचाया जा सकेगा। इस समय अचानक उसके पीछे से एक आदमी की आवाज आई जो गलत समय पर मजाक उड़ा रही थी। अगर दोनों पक्ष एक दूसरे के लिए चीजों को मुश्किल बना रहे हैं तो आप मेरे पास क्यों नहीं आते? लियांग डोंग ने उस आदमी को देखा जो लिविंग रूम के फ्रेम के खिलाफ कितनी देर से झुका हुआ था। तुरंत एक निराश अभिव्यक्ति दिखाते हुए, लेकिन बहुत जल्दी शांत होने की कोशिश की, भयभीत और अजीब तरह से कहा, युवा मास्टर फो, क्या आप जाग गए हैं? आप कल रात कैसे सोते हैं? अपनी पत्नी के स्वाद में इडेंस। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उसे मनाने की कोशिश की। वह एक और दिन नहीं जाना चाहता था और उसने निश्चित रूप से इस समय कहानी को समाप्त कर दिया। बस वापस आ गया। अब तक जागने तक वह केवल माहौल को शांत करने की कोशिश कर सकता है। आशा है कि फू शेन शांग उस मामले को हल करने के लिए उठता है। फिर भी लोगों को उपहास करने की उम्मीद नहीं करता था। यह भी नहीं जानता कि क्या एक बुरी छाप छोड़ सकता है, क्योंकि आप अभी भी एक सजा को प्रभावित करते हैं। लियांग डोंग ने जल्दबाजी में कहा, युवा मास्टर फू, मजाक मत करो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा टोंग एनकू के साथ। अध्याय 20। क्या तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? संपादक डोंग थाट कांग। तो उसका अस्पष्ट मजाक सुनकर लुओंग ग्याई का दिल ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे चाकू से काटा जा रहा हो। ऐसे आदर्श देवदूत जैसे व्यक्ति और सोंग आन जिऊ का रिश्ते में शामिल होना निश्चित रूप से उसका अपमान है। कुछ दिनों तक साथ रहने के बाद वह फो थान थुओंग का और भी अधिक सम्मान करने लगी। उसे लगा कि वह उन अन्य पुरुषों की तुलना में कई गुना अधिक आकर्षक है। इसके अलावा वह महसूस कर सकती थी कि वह वास्तव में फो थान थुओंग को पसंद करती है। जल्दबाजी मत करो। फो थान थुओंग की नजरें शुरू से अंत तक हमेशा टोंग आन कू पर ही निष्पक्ष रहीं। उस नजर से लुओंग जिया ग्याई को उससे इतनी नफरत हो गई कि वह लगभग अपने दांत पीसने लगी। दरअसल जब से चाय के प्याले के जमीन पर गिरने की आवाज आई, तब से वह जागने लगा और उनकी बहस के हर शब्द को साफ साफ सुन रहा था। हर शब्द और वाक्य लोगों के मुंह और दिलों में चुभ गया। इस लड़की ने शुरू से आखिर तक सिर्फ 2 वाक्य कहे, विरोध का एक भी शब्द नहीं, सिर्फ तिरस्कार। उसके खराब कपड़े और मेकअप के लिए उसे नीचा देखते हुए उसकी आंखों की गहराई स्पष्ट रूप से निराशा, घृणा और दया से भरी हुई थी, लेकिन उसका भाव रोने वाला नहीं था, बल्कि पूरी तरह से विपरीत, अभिमानी और घमंडी था। आखिर उसने यह कैसे किया? खुद को इस तरह के शानदार, मजबूत और क्रूर भाव से छिपाने वाली उसकी आंखें, जो बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी, चुपचाप इसे छुपाती थी।
जिससे दूसरों को दिल का दर्द महसूस होता था। उसे पता ही नहीं था कि वह कितने सालों से बेरहम थी। इस समय उसे सचमुच दिल टूटा हुआ महसूस हुआ। आन को, क्या तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? उसने बिना सोचे समझे काम किया और वह वाक्य बोला, एक पत्थर ने लहरों की कई परतें हिला दी। सोंग एन ज्यू ने उसे खाली देखा, फिर पलकें झपकाईं, फिर से पलकें झपकाईं, शायद एक तरह की मूर्खतापूर्ण नजर। फू शेन शांग को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह मुस्कुराया, अगर वह एक मोहक जहर में डूबा हुआ तीर की तरह मुस्कुराया। मुझसे शादी करो, तुम यह घर छोड़ सकती हो। सोंग एन ज्यू ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अब उदासीन नहीं थी, बिल्कुल परवाह नहीं कर रही थी, बल्कि विचारशील थी। मैं कसम खाता हूँ कि मैं गंभीर हूँ। जब तक तुम सहमति में सिर हिलाते हो, मैं तुरंत तुम्हें ले जा सकता हूँ। कोई मुझे रोक नहीं सकता। फुथान थोंग का स्वर अहंकारी और आत्मविश्वास से भरा था। उसका चेहरा कोमल था। उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह युवा लड़की को बहका रहा है। यह जहरीला फूल पागलपन की हद तक खिल गया। उसके दिल की दीवार की ओर घनी तरह से फैल गया। सच में, गीत अंजू ने अनजाने में अपना मुंह एक चकित में खोला। वास्तव में उसके साथ उलझ जाता है, यह परेशान हो जाएगा। और फैंग आर्यू समझ में नहीं आया, क्योंकि वे फू शेनशांग की पहचान के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं थे, और लियांग डोंग और झो जिंगी के चिंतित रवैये को देखते हुए उन्हें लगा कि उनकी पृष्ठभूमि स्पष्ट नहीं थी। सोंग एन ज्यू किसी की बात नहीं सुन पा रही थी। उसका मन लगातार फू शेन शांग के शब्दों को दोहरा रहा था, क्योंकि वह बहुत उत्सुक और तड़प रही थी। भले ही यह एक भ्रम था, भले ही वह जागने के बाद अधिक दर्द में थी, वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी और उसमें गिर गई। फू शेन शांग ने अपनी अभिव्यक्ति नहीं बदली और लियांग जिया का हाथ खींच लिया। लियांग डोंग जोड़े की हलचल पर ध्यान न देते हुए सोंग एन ज्यू के सामने कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। उसकी आंखें एक गहरे तालाब की तरह उसे चूस रही थी, बिना किसी चिढ़ाने के इरादे के। सहमत? भाई फू, लुओंग या ग्याई इतनी चिंतित थी कि उसने अपने पैर पटकते हुए चू तिन्ह दी से विनती की, माँ, देखो, अफवाह यह है कि फो परिवार के इस दूसरे युवा स्वामी के विचार बहुत गहरे हैं, और वह रहस्यमयी चीजें करता है जिन्हें लोग नहीं देख सकते। मुझे नहीं मालूम कि आज उनका क्या मतलब है। दंपत्ति को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। सोंग जिंग गो का रवैया पूरी तरह से, यह तुम्हारा क्षेत्र है, बेशक तुम जो भी होगा उसे संभाल लोगे, का था, और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि इसमें शामिल व्यक्ति उसकी जैविक बेटी थी।